गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम बीएससी फाइनल ईयर सेकेंड पेपर का टॉपिक करेंगे सोमरफेल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल। देखिए, ये जो टॉपिक हमारा बीएससी सेकेंड ईयर का भी है, बीएससी सेकेंड ईयर फर्स्ट पेपर का टॉपिक है, जिसको हम ले सकते हैं किसमें, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी बाय फर्मी डिराक स्टैटिक्स और फर्मी लेवल एंड फर्मी एनर्जी। तो सबसे पहला क्वेश्चन उठता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है। देखिए, जो हमारे पास जो मेटल होता है या जो पदार्थ होता है मेटल, उसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इस प्रकार से हम ले सकते हैं। देखिए, ये हमारा मेटल है, मेटल में इलेक्ट्रॉन क्या स्वतंत्रता पूर्वक घूमते रहते हैं। ये इस प्रकार से मूव करते हैं कि इन इलेक्ट्रॉनों की तुलना जो है, जैसे गैस के मॉलिक्यूल्स करते हैं, जैसे गैस के पार्टिकल, जैसे हम गैस देखते हैं, गैस के पार्टिकल क्या होते हैं, फ्रीली इधर उधर आते जाते हैं। वैसे ही हम ये मानते हैं कि ये जो मेटल में जो इलेक्ट्रॉन है वो भी गैस के पार्टिकल की तरह क्या होते हैं, फ्रीली मूव करते हैं। इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, या फिर इसी को इलेक्ट्रॉन गैस नाम दिया जाता है। आपके पास क्वेश्चन आ सकता है इलेक्ट्रॉन गैस क्या है। तो मेटल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो फ्रीली मूव करते हैं, उनको ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन गैस कहते हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि इस फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए जो सोमरफेल्ड ने क्या क्या एजम्पशन लिए हैं। तो देखो, ये जो है आप बीएससी सेकेंड ईयर में पढ़ चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगी कि जो सोमरफेल्ड ने ये माना कि ये जो इलेक्ट्रॉन जो मूव करते हैं उनमें काइनेटिक थ्योरी अप्लाई होती है, जो क्लासिकल से उन्होंने एज इट इज लिया है। लेकिन सोमरफेल्ड का जो फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल है, उसमें सबसे बड़ा चेंज यही आया कि उसने इसकी व्याख्या किसके द्वारा की, उसने इसकी व्याख्या की क्वांटम फिजिक्स में। और क्वांटम फिजिक्स में किसके द्वारा, एफडी, फर्मी डिराक स्टैटिक्स के द्वारा। जहां पर हम जानते हैं फर्मी डिराक स्टैटिक्स में क्या होता है, ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो इंडिस्टिंग्विशेबल हो, जो अविभेद्य हो, और जिनका स्पिन कैसा होगा, हाफ इंटीग्रल स्पिन होगा। अर्ध विषम पूर्णांक चक्रण वाले जो पार्टिकल्स होंगे वो किस में आते हैं, वो फर्मियंस कहलाते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ये सब हमारे क्या है, फर्मियंस हैं। इसीलिए ये जो मेटल में जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, उनका एनालिसिस करने के लिए या उनके एनर्जी को बताने के लिए सोमरफेल्ड ने क्या लिया, फर्मी डिराक स्टैटिक्स का यूज किया। मूलतः ये माना जाता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इस धातु में स्वतंत्रता पूर्वक घूमते रहते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन किससे टकराते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन से टकराते रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जब इलेक्ट्रॉन से टकराएगा तो उनके बीच में रिपल्सिव फोर्स जनरेट होगा, प्रतिकर्षण बल होगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन जो है जो धन आयनों से पॉजिटिव आयन से टकराएंगे तो उनके बीच में अट्रैक्शन होगा। तो यहाँ पर ये माना जाता है कि इनके बीच का जो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉनों के बीच का जो आकर्षण प्रतिकर्षण बल है, उसको हम नगण्य मान लेते हैं। और जो इनके बीच का आकर्षण है, इलेक्ट्रॉन और धनायनों का जो आकर्षण है, उसी के को हम मानते हैं, और उसके द्वारा इनमें क्या होगी, काइनेटिक थ्योरी होगी। अब देखो, और क्या माना गया, सोमरफेल्ड ने ये कहा कि हम इलेक्ट्रॉनों को इस प्रकार से माने, सपोज हम ये ले ले कि हम एक विभव कूप की बात करते हैं, विभव कूप पोटेंशियल बैरियर की बात करते हैं। ये हमारा एक पोटेंशियल बैरियर है, जिसका अगर विभव को हम किससे ले रहे हैं, ES से ले रहे हैं। और अगर हम ये मान रहे हैं कि हमारा जो पार्टिकल है, ये जो हमारे जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ तक, इस विभव कूप के अंदर फ्रीली मूव कर सकते हैं, लेकिन इनके अंदर इतनी अधिक एनर्जी नहीं होती कि वो क्या कर सके, इस विभव कूप को पार करके बाहर आ सके, मतलब इसकी विभव प्राचीर को पार करके बाहर आ सके। तो हम यहाँ पर ये मानते हैं कि इनकी जो काइनेटिक एनर्जी रहती है, पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी रहती है, वो मैक्सिमम कहाँ तक रहती है, यहाँ तक, इस लेवल तक। और इस लेवल को हम क्या नाम देते हैं, इस लेवल को हम नाम देते हैं फर्मी लेवल। और जो एनर्जी रहती है उसमें, उस ऊर्जा को हम क्या कहेंगे, फर्मी ऊर्जा कहेंगे। अब ध्यान रखो, ये माना जाता है इस पार्टिकल के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। लेकिन इस बॉक्स के जो ये पोटेंशियल वेल है, जो विभव कूप है, उसके अंदर ये जो पार्टिकल है वो स्थिर है और गति करते रहते हैं, लेकिन इसको पार करके बाहर नहीं आ पाते हैं। दूसरी चीज,
पार्टिकल के विभव कूप के अंदर इनकी जो स्थितिज ऊर्जा रहती है, अगर एक इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा की बात करें हम, तो बाहर में स्थित एक इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा से क्या होगी, कम होगी। किसकी, इसके अंदर की, क्योंकि यहाँ पर क्या रहती है, इसके अंदर, इनके अंदर क्या रहेगी, काइनेटिक एनर्जी रहेगी। पोटेंशियल एनर्जी को क्या किया उसने कि इसके अंदर में पोटेंशियल एनर्जी सभी जगह कांस्टेंट है, वो किसके बराबर लिया है, 0 के बराबर लिया गया है। अब देखिए, यदि ये जो पार्टिकल्स है या जो इलेक्ट्रॉन है, मुझे क्या करना है, इसको इस विभव प्राचीर से पास कराना है, तो उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, ऊर्जा देना पड़ेगा। तो मुझे इसमें कितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी, मान लो मैं इसको इतनी ऊर्जा देती हूँ, ES माइनस EF के बराबर। अगर मैं उसको क्या देती हूँ, ES माइनस EF के बराबर क्या दे रही हूँ, ऊर्जा दे रही हूँ, तो ये पार्टिकल्स क्या करेंगे, इस विभव प्राचीर को पार करके बाहर आ जाएंगे। इसको हम क्या कहते हैं, थर्मो आयनिक एमिशन कहते हैं, ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। क्योंकि ये क्या कर रहा है, इसमें जैसे हमने एनर्जी दिया, यहाँ पर ये एक्सेलरेट, इसको इतनी अधिक ऊर्जा मिल गई कि इस विभव प्राचीर को पार करके क्या होता है, बाहर आ जाता है। तो ये जो ऊर्जा है फाई, इसको हम कहते हैं वर्क फंक्शन, कार्यफलन कहेंगे, या इसी को थ्रेशोल्ड एनर्जी भी कहते हैं, देहली ऊर्जा भी कहते हैं। तो आपको 1 नंबर को क्वेश्चन आ सकता है, वर्क फंक्शन क्या होता है, तो वह न्यूनतम ऊर्जा होती है जिसको क्या, किसी इलेक्ट्रॉन को देने से, जो विभव प्राचीर में स्थित किसी उसको देने से वो क्या करता है, उस विभव प्राचीर को तोड़ के बाहर आ जाती है, वो ऊर्जा क्या कहलाती है, आपकी वर्क फंक्शन कहलाएगी या फिर थ्रेशोल्ड एनर्जी कहलाएगी। अब क्वेश्चन उठता है कि सोमरफेल्ड ने क्या कहा। देखिए, ऐसे तो हम देखते हैं कि ये जो विभव प्राचीर होती है उसके अंदर जो पार्टिकल्स, हमने क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में देखा हुआ है कि जो क्रिस्टल का स्ट्रक्चर है वो पीरियोडिकली होता है, आवर्ती रूप में होता है। लेकिन सोमरफेल्ड ने ये माना कि अभी हम इसको क्या लेंगे, आवर्ती रूप में ना कहते, ये मानते हैं कि विभव इसके अंदर क्या होता है, समान रूप से बटा रहता है। तो इसके लिए क्या किया उन्होंने, सोमरफेल्ड ने कहा, जब हमको अब क्या करना है, अगर मैं इसकी एनर्जी को E लेती हूँ और यहाँ की एनर्जी को E प्लस डेल एप्सिलॉन करूंगी, तो इन एनर्जी लेवल्स में मुझे पार्टिकल्स को क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अब एक चीज यहाँ ध्यान रखने की बात है, क्योंकि हमारा ये क्या है, फर्मी डिराक स्टैटिक्स है। फर्मी डिराक स्टैटिक्स में हम क्या करते हैं, पाउली के जो अपवर्जन नियम का पालन करता है, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फॉलो करता है, और उसके अनुसार क्या होता है कि एक ऊर्जा स्तर में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, इसलिए ये क्या होती है, डिजेनरेट स्टेट में बढ़ जाती है, जिसको हम अभ्रष्टता कहते हैं। तो उस स्टेट में पार्टिकल्स के पाए जाने की हम क्या निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, प्रायिकता निकालते हैं। और जब हम प्रायिकता निकालते हैं, प्रायिकता निकालने के बाद वहां पर हमको एक क्या मिलता है, फर्मी डिराक स्टैटिक्स का फर्मी फलन मिलता है। देखिए, जो प्रोबेबिलिटी है, डेंसिटी है, वो सब हम इसमें नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारे सेकेंड ईयर में था। यहाँ पर हमको सिर्फ क्या लेना है, इसकी प्रोबेबिलिटी फंक्शन लेना है। इसका मतलब क्या है कि कणों के पाए जाने की प्रायिकता कितनी है इन डिजेनरेट स्थिति में, उसको जब हम निकालते हैं तो हमारे पास एक फर्मी फंक्शन आता है, F एप्सिलॉन इक्वल्स टू 1 अपॉन E टू पावर E एप्सिलॉन F अपॉन KT प्लस 1। ये हमारा क्या है, फर्मी फलन है, वर्क फंक्शन है, जो बेसिकली क्या करता है, प्रोबेबिलिटी को बताता है, मतलब पार्टिकल किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, ये हमारा कौन बताता है, ये वर्क फलन बताता है, सॉरी फर्मी फलन बताता है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, फर्मी फलन हो गया। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, जहां पर देखिए ध्यान दें, ये जो एप्सिलॉन है इसको आप भी लिख सकते हैं, एनर्जी को बताता है। एप्सिलॉन F क्या है, अभी हमने बताया, ये हमारी क्या है, फर्मी एनर्जी है, फर्मी एनर्जी है। K हमारा क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, T हमारा क्या है, टेम्परेचर है। ठीक, अब हमको क्या देखना है, ध्यान रखोगे कि ये जो फर्मी फलन है वो टेम्परेचर पर किस प्रकार से डिपेंड करता है, ध्यान रखोगे, क्योंकि ये आपके आगे की जो पीजी की क्लासेस है या आपके मैथमेटिकल पोर्शन में कहीं कंपटीशन एग्जाम में जब आप फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं तो आपको ये पूछा जाता है। तो अब यहाँ पर देखेंगे हम कि वो टेम्परेचर पर किस प्रकार से डिपेंड करता है। टेम्परेचर पर देखिए, टेम्परेचर हम दो प्रकार से लेंगे। सबसे पहले हम ले सकते हैं क्या, पहला कंडीशन लेते हैं, यहाँ से हम स्टार्ट करते, देखिए
यहाँ पर हम डाल देते हैं वर्क फंक्शन एफ, फर्मी फलन एफ एप्सिलॉन इक्वल्स टू 1/e⁻ माइनस एप्सिलॉन एफ अपॉन kT प्लस 1 अब यहाँ से हम कंडीशन लेते हैं। कौन कौन सी कंडीशन लेते हैं? सबसे पहले लेते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर। ध्यान रखेंगे वैसे किसी भी मेटल के लिए एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर प्राप्त करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन अभी हम लेके चलते हैं T इक्वल्स टू 0 केल्विन पर। अब यहाँ पर देखिए दो कंडीशन हो सकती है। क्या? एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन एफ। ध्यान रखेंगे अगर हमने लिया क्या एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन एफ, मतलब जो एनर्जी है वो फर्मी एनर्जी से क्या है? अधिक है। कोई पार्टिकल है उसकी जो एनर्जी है, अगर मैं यहाँ पर कहूँ इस प्रकार से हम एनर्जी लेवल बना रहे हैं और इसको हम फर्मी एनर्जी कह रहे हैं, तो जो हम पार्टिकल ले रहे हैं ये अभी कहाँ पर है? वो इस लेवल पर है। इसका मतलब इसकी ऊर्जा इससे अधिक है। जब हम इस प्रकार से ले रहे हैं इसकी ऊर्जा इससे अधिक है, तो इस इक्वेशन में देखिए क्या होगा? एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन एफ, तो हमको ये क्या मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा। और नीचे हमारा क्या है? टी है। ध्यान रखेंगे टी है 0 है, तो ई का पावर क्या होगा? पॉजिटिव इन्फिनिटी होगा। देखो ध्यान से देखिए एफ एप्सिलॉन इक्वल्स टू 1/e का पावर पॉजिटिव इन्फिनिटी, इसका मतलब e का पावर इन्फिनिटी प्लस 1, और हमको मालूम है e का पावर इन्फिनिटी कितना होगा? इन्फिनिटी होगा। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा? 1 प्लस इन्फिनिटी प्लस 1 इक्वल्स टू 1/इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी मीन्स टू 0/1, ये 1/0। अब जब उसको ऐसा करेंगे तो 0/1 हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। इसका मतलब है फर्मी फलन की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास? 0 आ रही है, जबकि ऊर्जा किसी जो इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं उसकी ऊर्जा क्या है? उसकी फर्मी ऊर्जा से अधिक है। दूसरी कंडीशन लेते हैं हम क्या? जबकि एप्सिलॉन इज लेस देन एप्सिलॉन एफ, तो वहां पर हमारा क्या आ जाएगा? देखिए निगेटिव आएगा। एफ एप्सिलॉन इक्वल्स टू 1/e⁻ माइनस इन्फिनिटी, और e का पावर माइनस इन्फिनिटी क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो हमारा 1/1, इसका मतलब हमारे पास क्या आएगा? 1 आएगा। देखिए दो कंडीशन आई हमारे पास एफ एप्सिलॉन की। एफ एप्सिलॉन इक्वल्स टू 0 वेयर एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन एफ। ध्यान रखिए। और हमारे पास क्या है? एफ एप्सिलॉन इक्वल्स टू 1 वेयर एप्सिलॉन इज लेस देन एप्सिलॉन एफ। क्लियर हो रहा है? अब देखो इसको हम क्या करते हैं? एक ग्राफ के द्वारा समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट हमारा फर्मी फलन और किसके बीच में? एनर्जी के बीच में हमारा ये ग्राफ है। ये फर्मी फलन है, फर्मी फलन है हमारा। अब देखिए हमारा मैक्सिमम कहां पर जा रहा है? 1 पर जा रहा है, जबकि क्या है? एप्सिलॉन इज लेस देन एप्सिलॉन एफ। ये मैक्सिमम हमारा 1 है। यहाँ पर इसको लेते हैं हम, जब इस प्रकार से लेंगे, हमारा क्या है? इसका मतलब है जबकि हमने लिया है क्या? एप्सिलॉन इज लेस देन एप्सिलॉन एफ, यह हमारा ये अगर ये एप्सिलॉन एफ की कंडीशन है, इसका मतलब है जब एप्सिलॉन की वैल्यू एप्सिलॉन एफ से कम है, फर्मी एनर्जी से कम है, तो ये पूरे लेवल हमारे क्या है? इलेक्ट्रॉनों के द्वारा पूर्णतः भरे होंगे। और कैसे होंगे? ध्यान रखेंगे जो एक्सेसिबिलिटी होगी, हर एक लेवल में एक इलेक्ट्रॉन होंगी, क्योंकि ये क्या करेंगे? पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे, इसलिए एक एनर्जी लेवल में सिर्फ एक एक इलेक्ट्रॉन भरे होंगे। तो जब हम ये कंडीशन लेंगे किस पर? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर। ध्यान रखेंगे एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर, मतलब परम शून्य ताप पर, जबकि T इक्वल्स टू क्या है? 0 केल्विन है। उस कंडीशन में ये जो फर्मी फलन है वो पूर्णतः क्या होगा? भरा होगा इलेक्ट्रॉनों से। ठीक। अब उसके बाद हम चेंज करते हैं क्या? कंडीशन चेंज करते हैं, जबकि T इज नॉट इक्वल्स टू 0। T इज नॉट इक्वल्स टू 0। फिर हम यहाँ दो कंडीशन डालेंगे। देखिए ध्यान से, यहाँ पर हमारी 3 कंडीशन ले लेंगे हम। क्या? कौन कौन सी? देखो ध्यान से। पहला केस एप्सिलॉन इक्वल्स टू एप्सिलॉन एफ, जबकि एप्सिलॉन इक्वल्स टू एप्सिलॉन एफ है, तो क्या होगा? देखो ध्यान से, जबकि T इज नॉट इक्वल्स टू 0 है,
तो एफ एप्सिलॉन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, देखो 1 अपॉन ई टू पावर 0, तो ई टू पावर 0 1, 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2 हो जाएगा हमारा, देखिए यहाँ पर 1 अपॉन 2 हो जाएगा। उसके बाद दूसरा कंडीशन क्या है, जबकि एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन एफ, ध्यान रखेंगे एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन एफ। अब देखो ध्यान से, हमारे पास क्या मिलता है, देखो ये ई पॉजिटिव होता है, ई पॉजिटिव होगा हमारा, और नीचे भी हमारा पॉजिटिव होगा। ई एक्स की वैल्यू को ध्यान रखोगे, ई एक्स के लिए क्या होता है, ई एक्स इज ग्रेटर देन 1 वेयर एक्स इज ग्रेटर देन 0, और ई एक्स इज लेस देन 1 वेयर एक्स इज लेस देन 0। अभी देखो ये हमारे पास पॉजिटिव है, इसका मतलब एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, 0 से बड़ी होगी, इसका मतलब क्या होगा, ये क्या होगा हमारे पास, ई एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। ध्यान रखो इधर प्लस 1 है, ठीक है, इधर प्लस 1 है। एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन एन में क्या होगा, देखो ये वाली कंडीशन आएगी, ये हमारे पास पॉजिटिव मिलेगी, ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होगी तो ग्रेटर देन 1 होगी, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये ग्रेटर देन 1 है, ध्यान से देखिए ग्रेटर देन 1 और ये 1 है, तो ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखो ध्यान से 1 अपॉन इट्स वैल्यू इज ग्रेटर देन 2, इसका मतलब यदि इसकी वैल्यू 2 से बड़ी है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1/2 से अधिक हो जाएगी। ध्यान से समझना, क्योंकि हमारा क्या है डिनोमिनेटर, ठीक है, 2 से अधिक हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1/2 से अधिक आएगी, इसलिए क्या लिखेंगे यहाँ पर, देखो ग्रेटर देन 2 है, ये एक मिस्टेक हो रहा है, ग्रेटर देन 2 है, ग्रेटर देन 2 है तो ये क्या होगी, इसकी वैल्यू इससे लेस देन होगी। यस, इफ इट इज ग्रेटर देन 2 देन इट्स वैल्यू इज लेस देन 1/2, क्योंकि 2 से बड़ी है तो इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, किससे, 1/2 से। अब इधर ध्यान दो, तीसरी कंडीशन कौन सी लेंगे हम, जबकि हम लेंगे क्या, यहीं पर बता देती हूँ, जबकि हम लेंगे क्या, एप्सिलॉन इज लेस देन एप्सिलॉन एफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमको आगे कंपटीशन एग्जाम में काम आता है। जब इस प्रकार से होगा तो हमारा लेस देन क्या होगा, ये एक्स इज लेस देन 1 क्योंकि एक्स इज लेस देन, हमारा ये निगेटिव आएगा, यहाँ पर नीचे हमारी पॉजिटिव रहेगा, तो वैल्यू हमारी क्या आएगी, निगेटिव आएगी, मतलब लेस देन क्या होगी, 0 आएगी, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, लेस देन 1 होगी। जब नीचे की वैल्यू लेस देन 1 होगी, ध्यान से देखो इधर ये लेस देन 1 है, ये 1 है, तो इसकी वैल्यू लेस देन क्या होगी, 2 आएगी, इसकी वैल्यू लेस देन 2 होगी, तो ये किससे बड़ी हो जाएगी, 1/2 से अधिक हो जाएगी। ठीक, तो हमारे पास 3 कंडीशन आई, देखिए एक बार में जबकि वैल्यू उसकी आती है 1/2, एक में आती है क्या, लेस देन 1/2, कब, जबकि ये क्या है हमारा बड़ा है, और एक में क्या आ रही है हमारी ग्रेटर देन 1/2। अब देखिए इसी ग्राफ में हम इसको चेंज करते हैं, ये कब के लिए था, इसमें आप लिख लिए t इक्वल्स टू 0 केल्विन के लिए। अब देखो ये t इक्वल्स टू 0 केल्विन के लिए था, अब हमको क्या करना है, t इज नॉट इक्वल्स टू 0 केल्विन करना है। देखिए इसका ग्राफ कैसे बन जाएगा, यहाँ पर देखिए ये वाली कंडीशन में सबसे पहले ये हमारा 0.5 हो जाएगा, इस कंडीशन के लिए 1/2 वाली कंडीशन के लिए, तो ये हमारा यहाँ पर रहेगा एप्सिलॉन इक्वल्स टू किसके लिए, एप्सिलॉन एफ के लिए। लेकिन इसके लिए देखिए इस वाली कंडीशन के लिए लेस देन 2 है तो क्या रहेगा, वो अधिक रहेगा, ये यहाँ तक यहाँ से रहेगा, उसके बाद क्या होता है, उसका लेस देन 2 हो जाता है, तो ये हमारा ग्राफ चला जाएगा इस प्रकार से। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला ग्राफ, क्या बता रहा है, t इज नॉट इक्वल्स टू 0 केल्विन। ध्यान रखेंगे, इसका मतलब देखो ध्यान से, इसका मतलब है कि ये जो एरिया है ये अनऑक्यूपाइड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ एनर्जी नहीं रहेगी, इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे, देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे, ये अनऑक्यूपाइड एरिया हो जाएगा, और बल्कि इस एरिया में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की क्या होगी, प्रोबेबिलिटी होगी इस एरिया में। जबकि t इज नॉट इक्वल टू 0 ले रहे हैं तो इस एरिया में इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रायिकता 0 होगी, और इस एरिया में इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रायिकता होगी। तो ये हमारा कंडीशन है किसके लिए, देखिए ये जो एरिया है 0.5 ये हाफ के लिए है, जबकि एप्सिलॉन इक्वल्स टू एप्सिलॉन एफ है,
इस वाले के लिए देखिए, जबकि एप्सिलॉन इज लेस देन एप्सिलॉन एफ, तो हमारे पास देखिए इसकी वैल्यू हाफ से अधिक आती है। देखिए इससे अधिक आई है लेकिन एक के बराबर नहीं है, इसलिए देखिए कम हो गई है। हाफ से अधिक है लेकिन उससे कम है। दूसरे कंडीशन में क्या है, लेस देन 1/2 हो जाती है, इसलिए वो लेस देन 1/2 होकर 0 के यहाँ पर धीरे धीरे यहाँ पर निगेटिव। वैसे ही हम देखते हैं कि अलग अलग टेम्परेचर के लिए, अभी तो हमने नॉट इक्वल टू 0 किया टेम्परेचर, लेकिन अगर हम टेम्परेचर को क्या करें, अलग अलग वेरी करें तो उसकी वैल्यू भी अलग अलग आती है। यदि इसको मैं क्या कर लूं, अगर T1 मानूंगी तो T2 के लिए जो वैल्यू आएगी वो कैसी हो जाएगी, देखिए ध्यान से, ये T2 के लिए हो जाएगा, ये T1 के लिए हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखेंगे, जब आप पीजी करेंगे तो आपको ये पढ़ना रहता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सोमरफेल्ड ने किसको डिस्क्राइब किया है, सोमरफेल्ड ने फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल के द्वारा फर्मी लेवल और फर्मी फलन को क्या किया, एक्सप्लेन किया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो फर्मी फलन होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं पॉली के एक्सक्लूजन नियम का पालन कर रहे हैं और उसके अनुसार इलेक्ट्रॉनों के भरे जाने की प्रायिकता हो रही। यदि हम क्या ले, यदि हमारा टेम्परेचर क्या है, 0 नहीं है, मतलब एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर नहीं है, उस कंडीशन में देखते हैं हम क्या, यदि हमारा क्या है, एनर्जी फर्मी फलन के बराबर है, फर्मी एनर्जी के बराबर है एनर्जी, तो फर्मी फलन में जो इलेक्ट्रॉनों की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो रही है, आधी हो रही है। ठीक है, इसका मतलब हम क्या कहेंगे, ये जो फर्मी एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉनों से कैसे भरी होगी, आधी भरी होगी, क्योंकि पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई है, आधी हो गई है। तो इलेक्ट्रॉनों के भरे होने की भी क्या होगी, आधी हो जाएगी। क्लियर हो रहा है? अब देखिए सोमरफेल्ड ने इतना अच्छा एक्सप्लेन किया, और इस मॉडल के द्वारा सोमरफेल्ड ने क्या क्या एक्सप्लेन किया, सोमरफेल्ड ने एक्सप्लेन किया हीट कंडक्टिविटी, उष्मा की चालकता, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक, और क्या यूज किया, और क्या एक्सप्लेन किया उन्होंने, स्पेसिफिक हीट को एक्सप्लेन किया, इसके द्वारा विशिष्ट उष्मा को बताया कि किसी मेटल की विशिष्ट उष्मा किस प्रकार से होती है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को बताया, चुंबकीय प्रवृत्ति को बताया। लेकिन सोमरफेल्ड का जो मॉडल है वो क्या नहीं बता पाया, कि ये नहीं बता पाया कि कौन सा आपका कंडक्टर होगा, कौन सा आपका इंसुलेटर होगा, या कौन सा आपका क्या होगा, सेमीकंडक्टर होगा। तो ये इसका क्या हो गया, ड्रॉबैक हो गया। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है 5 नंबर का, सोमरफेल्ड के फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल को बताइए और उसकी क्या लिखिए, उसके एप्लीकेशंस भी बताइए और उसके ड्रॉबैक्स भी बताइए। तो एप्लीकेशंस में क्या होगा कि वो ऊष्मीय चालकता को बता दिया उसने, विद्युत चालकता को बताया, स्पेसिफिक हीट को उसने बताया, और किसको बताया, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को बताया। लेकिन वो क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाया, वो जो है मेटल्स को या पदार्थों को ये नहीं बता पाया कि वो सेमीकंडक्टर होंगे, कंडक्टर होंगे कि इंसुलेटर होंगे। तो ये उसकी क्या हो गई, कमी हो गई। और इस कमी को किसने दूर किया, बैंड थ्योरी ने दूर किया, जो आगे आपका आता है मेटल्स में बैंड थ्योरी, उसमें दूर किया गया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो सोमरफेल्ड का फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।